हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से लिया है। तो पहला थोड़ा बहुत बता देते हैं फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडे लॉ बोलता है कि अगर हमारा किसी क्रॉस सेक्शन में से फ्लक्स जा रहा है तो उसमें से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो बराबर होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। दैट इज़ दिस फ्लक्स शुड बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इस लूप में जो कि बराबर होगा माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर। Minus here tells us कि EMF will be induced in such a way that it opposes the cause। उसे हम लेंस लॉ कहते हैं। तो हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और फर्दर क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहले इसको पढ़ते हैं। 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 meter square is kept perpendicular to a magnetic field 5 into 10 raised power minus 5 Tesla. When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axes in 0.1 seconds, the EMF induced in the coil will be। तो क्या कहा गया है, हमारे पास एक कॉइल है जिसके बहुत सारे टर्न्स हैं, 800 टर्न्स हैं, और इसका जो एरिया है वो है बराबर 0.05 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो जो एरिया वेक्टर आएगा वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज जा रही है तो एरिया वेक्टर इनसाइड द प्लेन आएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, इट इज़ केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि ये एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। उसका मतलब है कि एरिया का जो वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि एरिया का वेक्टर खुद परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो अगर एरिया का वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो ये आपस में पैरेलल आ जाएंगे। तो इसके बाद हमें कहा गया है कि इसकी पोजीशन इसके बाद दूसरे केस में चेंज की गई है, और प्लेन को व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, और दूसरे केस में हमने प्लेन ऑफ द कॉइल को थोड़ा सा रोटेट किया है 90 डिग्री, और उसका जो प्लेन एरिया वेक्टर होगा वो भी 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा, 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा। और लेकिन जो हमारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो तो उसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो अब आ रहा है 90 डिग्री। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 90 डिग्री, क्योंकि हमने एरिया को 90 डिग्री इन रोटेट कर दिया, और अगर हमने एरिया को 90 डिग्री रोटेट कर दिया उसका मतलब है उसका एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा। तो अब हमें ईएमएफ इंड्यूस देखना है। क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड एक कॉन्फ़िगरेशन में कांस्टेंट जा रहा था, लेकिन दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़रूरी चेंज हुआ होगा। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। दिस इज़ इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। हम इसको लिख सकते हैं माइनस चेंज इन फाई, दैट इज़ डेल्टा फाई बाई चेंज इन टाइम। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल फाई को हम लिख सकते हैं
फ्लक्स ऑफ फाइनल माइनस फ्लक्स ऑफ इनिशियल, दैट इज चेंज इन फाई डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हमारा ई आ जाएगा। इसके बाद क्या हम इसके बाद लिख सकते हैं, अगर हम फाई फाइनल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, फाई फाइनल हमारा आ जाएगा, फाई की फॉर्मूला जो होती है वो बी डॉट ए होती हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चूँकि 800 कॉइल्स हैं तो n से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, एन बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज फाइनल, दैट मीन्स दिस इज केस 2, ये वाला केस है। इसमें तो हमारा थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है तो ये बन जाएगा एन बी ए कॉस ऑफ 90। तो ये अल्टीमेटली 0 है हमारा फाई एफ, दिस इज 0। तो फाई एफ हमारा 0 आ रहा है। इसके बाद हम फाई आई ढूंढने की कोशिश करेंगे, दैट इज फ्लक्स ऑफ इनिशियल फ्लक्स, वो भी आ जाएगा एन टाइम्स बी डॉट ए। तो एन हमारा 800 है, बी डॉट ए इज बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो इनिशियली पर बी वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है, जिसका मतलब है थीटा इज 0। तो बी की जगह हम देंगे 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला इंटू एरिया वेक्टर। एरिया हमारा दिया गया है 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 इंटू कॉस 0 दैट इज 1। तो ये आ जाएगा 8 5 और 40, तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 5। तो ये अगेन आ जाएगा 5 4 और 20, और यहाँ से बेस और सेम पावर्स आर एडेड, ये -7 और 3 दैट इज -4। तो हमारा जो फाई इनिशियल आ रहा है वो इतना वेबर आ रहा है, दैट इज फाई आई। अब हमारे पास फाई आई भी दिया है, फाई एफ भी दिया है, तो क्या हम इसको ई एफ एफ इंड्यूस्ड में डाल सकते हैं? तो लिखेंगे -0 -20 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। का मतलब क्या है? डेल्टा टी का मतलब है हमने पहली कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जाने में कितना टाइम लगाया है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन, दैट इज़ 0.1 सेकेंड। तो अगर ये 0.1 सेकेंड है तो क्या हम इधर लिख सकते हैं 0.1, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस इज पॉजिटिव, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ माइनस ऑफ -1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ प्लस 1, 2 इंटू 10⁻², और ये आ जाएगा 0.02 वोल्ट्स। तो जो हमारा EMF इंड्यूस्ड है दैट इज इक्वल टू 0.02 वोल्ट्स, विच इज़ आवर ऑप्शन ए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इसमें क्या दिया गया था? पहली कॉन्फ़िगरेशन दी गई थी, एरिया एक कॉइल का दिया गया था और कहा गया था कि उसका जो एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर होगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू एरिया। तो ये वो पहला केस है। उसके बाद एरिया को 90 डिग्री, कॉइल को 90 डिग्री रोटेट किया गया है। अगर कॉइल को 90 डिग्री रोटेट किया गया है उसका मतलब है उसका एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री रोटेट हुआ होगा, लेकिन बी हमारा वैसा ही है जैसा पहले था। तो उसका मतलब है कि एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर बन जाएगा 90। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू -dφ/dt, दैट्स फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बाई डेल्टा टी। और हम फाई फाइनल को ढूंढेंगे
that will be equal to NBA cos of theta, that is cos of 90, that is 0। और यहीं से फाई इनिशियल भी ढूंढेंगे जो हमारा जिसमें एंगल 0 है, तो उसको इस एक्सप्रेशन में डालेंगे और वहाँ से अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट 2016। क्या बोला गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन ए रीजन ऑफ रेडियस r, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम at a rate dB by dt. Loop 1 of radius r greater than r encloses the region r, and loop 2 of radius r is outside the region of magnetic field as shown in the figure. Then the EMF generated is। तो इस क्वेश्चन में पहले एक लूप दी गई है और इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, आउटसाइड प्रेजेंट नहीं है, इसका रेडियस r बताया गया है और इस बड़े लूप का रेडियस कैपिटल R। इस जो ये एक्सटर्नल लूप है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है उसको 1 कहा गया है इस सारे को, और दूसरी लूप हमारी आउटसाइड है जिसका भी रेडियस R है उसको लूप 2 कहा गया है। देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है -d∅dt, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -d∅dt, और वहाँ से हम d/dt फाई को रिप्लेस कर सकते हैं b.a से। और अगर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका cos थीटा वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का 0 बन जाएगा और ये बन जाता है b टाइम्स a। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये बन जाता है -d/dt ऑफ BA। इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि EMF जनरेट कहाँ कहाँ होगा। तो आपको तो पता है क्योंकि इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस वाले एरिया में तो मैग्नेटिक ये एरिया हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो एरिया हम कंसिडर करेंगे तो वो इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब है EMF इंड्यूस्ड इन 1 विल बी इक्वल टू -d/dt और B। एरिया ये पूरा नहीं लिया जाएगा क्योंकि इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, खाली इस छोटे वाले लूप का एरिया लिया जाएगा, दैट इज पाई टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -d/dt ऑफ पाई r स्क्वायर टाइम्स B। तो ये पहले लूप का EMF इंड्यूस्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट लूप है जिसमें आप देख सकते हैं EMF प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसका EMF इंड्यूस्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू -d/dt ऑफ फाई, और ये बन जाएगा -d/dt ऑफ BA। क्योंकि B 0 है तो ये 0 बन जाएगा। तो जो सेकंड लूप में EMF इंड्यूस्ड हुआ E2 वो 0 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन D, दैट इज -d/dt dB/dt इंटू एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर इन लूप 1 एंड 0 इन लूप 2। इसमें हमने एरिया खाली पाई r स्क्वायर कंसिडर इसलिए किया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसी लूप में प्रेजेंट है। So I hope you have got the concept behind these videos and also have understood the questions. I hope you will like this video and also share with your friends and family. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.